Hello everyone, and today we are going to understand infertility. So, infertility is defined as inability to conceive within 1 year of unprotected sex. इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई कपल 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड वेज में क्वाइटस परफॉर्म कर रहा है बट स्टिल उसने कंसीव नहीं किया है बेबी, तो वो इनफर्टिलिटी के अंदर आएगा। इनफर्टिलिटी दो तरह का होता है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी हम लोग तब बोलेंगे जब उस कपल ने कभी कंसीव नहीं किया है, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तब आएगा जब उस कपल ने पहले कंसीव किया था बट बाद में उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अब फैक्टर्स एसेंशियल फॉर कंसेप्शन, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है कंसेप्शन करने के लिए। तो इसके लिए बहुत बेसिक्स हम लोग देखते हैं कि जब अगर कंसेप्शन की बात आती है तो मेल और फीमेल पार्टनर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में। ठीक है, तो पहले हम लोग मेल्स की बात करते हैं। तो मेल्स में सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हेल्दी स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए। फिर स्पर्मेटोजोआ शुड अंडरगो चेंजेस, दैट इज़ कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोम रिएक्शन। अगर हमारा स्पर्मेटोजोआ हेल्दी है तो उसके साथ साथ उसमें इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है, मतलब कैपेसिटेंस और एक्रोसोम रिएक्शन, वो होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मोटाइल स्पर्मेटोजोन शुड ascend through the cervix into the uterine cavity and fallopian tube। मतलब जो स्पर्मेटोजोआ है वो फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट से फैलोपियन ट्यूब तक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स मेल केस में हो गए। और अब हम फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि फीमेल ओव्यूलेट करने चाहिए और ओव्यूल्यूशन वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक। फिर दूसरा पॉइंट है, फैलोपियन ट्यूब शुड पिक द oocyte। जो फैलोपियन ट्यूब है ओवोल्यूशन के बाद वो फिमरी से उसको उस साइड को पिक कर लेना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट जो आता है फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि स्पर्मेटोजोआ और ओवा दोनों फर्टिलाइज होने चाहिए एम्पुला पे। फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन, इसमें दो चीज़ें होंगी। पहला तो ये कि जब फीमेल प्रेग्नेंट है तब वो इनफर्टिलिटी का केस होगा, और दूसरा ये जब फीमेल लैक्टेटिंग है तब इनफर्टिलिटी का केस होगा। तो सबसे पहला कि जब फीमेल हमारी प्रेग्नेंट है तो क्या होगा। कंसेप्शन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज द पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस इज सप्रेस्ड बाय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, सो नो ओवोल्यूशन। जिस समय फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय कंसेप्शन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं पॉसिबल होता? क्योंकि पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस जो है वो HCG के द्वारा सप्रेस कर दी जाती है, जिससे ओवोल्यूशन नहीं होता। और अगर ओवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो कॉन्सेप्शन भी नहीं होगा। ठीक है। फिर दूसरा है इसमें कि अगर फीमेल हमारी लैक्टेटिंग है तो उसमें क्या होता है, ऑल्दो द पेशेंट इज़ एमेनोरिक ड्यूरिंग लैक्टेशन, ओवोल्यूशन एंड कंसेप्शन कैन अकर। ये रेयर केस होता है जिसमें कंसेप्शन हो सकता है, बट अगर फीमेल फ्रीक्वेंटली लैक्टेटिंग है तो इनफर्टिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, मतलब कौन कौन फैक्टर्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं इनफर्टिलिटी के लिए। तो जैसे अगर कंसीव करने के लिए मेल और फीमेल पार्टनर इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही इनफर्टिलिटी के लिए मेल और फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। मेल यहाँ पे 30 से 40% रिस्पॉन्सिबल होता है और फीमेल 40 से 55%, और बोथ 10%। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मेल में कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब जो उसका स्पर्म फॉर्मेशन है या स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, वाइटैलिटी, स्पर्म काउंट, कहीं भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिल रहा है। और फीमेल में भी हो सकता है कि उसकी ओवरीज में, यूट्रस में कहीं भी, या फिर ओवल्यूशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर्सन एक साथ उस चीज़ में इन्वॉल्व हों। तो सबसे पहले हम लोग एरियाज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी देखते हैं। तो मेल्स के केस में 4 पॉइंट्स है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे जो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे वो टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक इसको रखते हैं पहले। तो हम लोग सब जानते हैं कि टेस्टिस में हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस ही सही तरीके से नहीं हो रही हो, कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो वहाँ भी इनफर्टिलिटी हमको देखने को मिल सकती है।
उसके बाद टेस्टिस से अगर हम ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं तो इफरेंट डक्ट सिस्टम हमको मिलती है, जहाँ से हमारा जो स्पर्म है वो बाहर की तरफ आता है। अगर वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर जिस समय इजैकुलेशन हो रहा है उस समय सही तरीके से जो स्पर्म है वो नहीं इजैकुलेट हुआ तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। साथ में अगर जो हमारा सीमाइनल फ्लूइड है उसमें एरर है, मतलब किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई फैक्टर है जिसकी वजह से सीमाइनल फ्लूइड अगर अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा है या बाहर नहीं मिक्स हो पा रहा है स्पर्म के साथ, तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसका फिजियोलॉजी क्या होता है? तो बेसिकली एफएसएच और एलएच ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो एफएसएच का क्या काम होता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, और ये होता है जो हमारे जो मतलब टेस्टिस हैं उसके उसके अंदर सर्टोली सेल्स होती हैं और वो जर्म सेल्स को इन्वेलप करती हैं। ठीक। और ये जो सर्टोली सेल्स का फंक्शन है ये एफएसएच के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। साथ में ही जो एलएच हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? ताकि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन हो सके लीडिंग सेल से। तो एफएसएच जो होती है वो सर्टोली सेल से दो हार्मोन रिलीज करवाती है, पहला इनहिबिन बी और दूसरा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी। तो ये दोनों हार्मोन उससे निकलता है और इनहिबिन बी जो होता है वो फर्दर एफएसएच का जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट करता है। नाउ कॉमन कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। तो हमने एरियाज अभी डिस्कस किया कि मेल इनफर्टिलिटी का एरियाज कहाँ कहाँ पे हो सकता है। अब उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर, जहाँ से एफएसएच और एलएच हार्मोन जो सिक्रीट होगा वहीं पे काइंड ऑफ डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच अब नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर। दूसरा प्राइमरी टेस्टिकुलर डिसऑर्डर, जो टेस्टिस है उसके लेवल पे डिसऑर्डर क्रिएट हो गया। तीसरा डिसऑर्डर्स इन द स्पर्म ट्रांसपोर्ट, मान लेते हैं कि स्पर्म्स जो फॉर्मेशन हो गया बट अब उसका ट्रांसपोर्टेशन में किसी फॉर्म में ऑब्स्ट्रक्शन या डिसऑर्डर क्रिएट हो गया। या फिर इडियोपैथिक कॉजेज़। अब इसी बेसिस पे मेल इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ हैं इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर। इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो टेस्टिकुलर है वो टेस्टिस के लेवल पे, मतलब कहीं ना कहीं टेस्टिस के ही लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में या कोई भी ऐसी जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ टेस्टिस के लेवल पे है। और प्री टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस के ऊपर। तो टेस्टिस के ऊपर आप याद रखने के लिए उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई क्रोमोसोम डिफेक्ट है या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस वैसे। और जो पोस्ट टेस्टिकुलर है मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका है हमारे टेस्टिस में फॉर एग्जांपल, तो अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई है तो अब ये मतलब जो स्पर्म है वो मतलब आउटफ्लो करेगा, बाहर की तरफ आएगा। तो अब जब बाहर की तरफ आएगा तो उस पैसेज में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, तो 3 चीज़ें यहाँ पे, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर में टेस्टिस के ऊपर वाला एरिया मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट। टेस्टिकुलर में जो भी प्रॉब्लम है वो टेस्टिस तक लिमिटेड होगी, कोई उसमें जो भी डिफेक्ट है वो सिर्फ टेस्टिस का इसमें कंसीडर करना है। फिर पोस्ट टेस्टिकुलर, टेस्टिस के बाद वाला मतलब जो भी डक्ट्स हैं उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, तो इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्री टेस्टिकुलर। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो 47XXY, ये जो कंडीशन है ये क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम की कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं उनमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, गायनेकोमास्टिया जिसको कहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा हो गया। वाई क्रोमोसोम डिलीशन, सिंगल जीन म्यूटेशन, गोनाडोट्रोपिन डेफिशिएंसी, ओबेसिटी, थायराइड डिसफंक्शन, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोर्टेंस, एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटीसाइकोटिक्स। तो 5-6 फैक्टर्स इसमें आपको बहुत ईजिली आसानी से याद हो जाएंगे। पहला तो ये
कि जैसे हमारी फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल कैरेक्टर के लिए, वैसे ही मेल के केस में वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है मेल कैरेक्टर के लिए। तो अगर वाई क्रोमोसोम का कहीं से भी डिलीशन हो जाता है तो भी ये इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकता है। अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो जा रही है कोई भी फैक्टर से, तो भी ये केस हो सकता है। जब अगर इंडोक्राइन फैक्टर्स की बात करें तो जो हमारे एलएच और एफएसएच है उनका सिक्रीशन नहीं हो रहा है, या पर्सन में ओबेसिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, थायराइड डिसफंक्शन हो गया किसी तरह से, या फिर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया का कंडीशन हो गया, तो ये सब चीज़ें में हमको देखने को मिलेगा इनफर्टिलिटी। साइकोसोमेटिक में अगर हम लोग बात करें साइकोसेक्सुअल की, तो इसमें क्या होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर इम्पोर्टेंस, तो ये सब फैक्टर प्री टेस्टिकुलर में आएंगे। फिर हम लोग टेस्टिकुलर की बात करते हैं, तो इसमें जो है इमोटाइल सीलिया, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स, वैरिकोसील, इम्यूनोलॉजिक, सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर, ओलिगो एस्थीनो टेराटोजूस्पर्मिया, ये सब फैक्टर टेस्टिकुलर में आएंगे, मतलब ये टेस्टिस के लेवल पे इसको हम देखेंगे। तो इमोटाइल सीलिया जो होता है, अगर इमोटाइल सीलिया है जिसको हम लोग कार्ट गेनर सिंड्रोम भी कहते हैं, तो अगर स्पर्म्स की मोटिलिटी ही नहीं है तो ये फर्दर फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा ओवा को, और इनफर्टिलिटी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म, इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो प्रॉपरली सेंड ही नहीं कर पाती स्क्रोटल सैक में, जिसकी वजह से फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा और इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा। टॉक्सिन्स है या फिर किसी तरह का वेरिकोसील है, कुछ इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पर्म्स अपनी मॉर्फोलॉजी, मोर्टेलिटी या फिर उसकी वाइटैलिटी वो सब लॉस कर जाए, तो भी उस केस में इनफर्टिलिटी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। या फिर टेस्टिस के लेवल पे फेलियर है, वो हॉर्मोन्स को रिसेप्टिव, हॉर्मोन्स के लिए रिसेप्टिव नहीं है, तो उस केस में भी हमको इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा टेस्टिकुलर लेवल पे। फिर पोस्ट टेस्टिकुलर में, तो इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है डक्ट सिस्टम में, इफ्रेन डक्ट सिस्टम में, तो इसका मतलब एब्सेंस हो सकता है, मान लेते हैं कि जो हमारी वॉस डिफरेंस है उसका एब्सेंस हो गया। तो अगर वॉस डिफरेंस का एब्सेंस है तो जो स्पर्म्स फॉर्म हुई हमारे टेस्टिस में वो तो फर्दर बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगी, तो यहाँ भी इनफर्टिलिटी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर यंग सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है कि इपिडिडाइमिस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसका भी वही सेम केस कि ये फर्दर जो स्पर्म्स है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो इनफर्टिलिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें आता है ट्यूबरकुलोसिस, फिर गोनोरिया। ठीक है। या फिर अगर किसी तरह की सर्जरी हुई है तो फिर ये सब चीज़ों में भी हमको जो इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि मतलब अगर सर्जरी हुई तो किस टाइप की सर्जरी, अगर वैसेक्टोमी होती है जिसमें हम लोग वॉस डिफरेंस को कट करके टाई करते हैं, अगर वो सही से हो गया, लाइक अगर किसी का वॉस डिफरेंस ख़त्म हो चुका है, जो पैसेज है वहाँ पे उसको अगर हम कट कर चुके हैं, तो फिर तो फर्दर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा स्पर्म का ना, तो यहाँ भी इनफर्टिलिटी हमको देखने को मिलेगी। या फिर अगर अदर फैक्टर्स की बात करें तो इसमें आता है इजैकुलेटरी फेलियर, फिर इसमें रेट्रोगेड इजैकुलेशन, हाइपोस्पैडियास, ब्लैडर नेक सर्जरी। तो अगर ये सब टाइप की अगर सर्जरी होती है या फिर ये सब कंडीशंस हैं टेस्टिस के अलावा, तो ये सब इसमें पोस्ट टेस्टिकुलर में आएंगे। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी तक का जो टॉपिक है मैंने वो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में फीमेल इनफर्टिलिटी एंड जो उसके बाकी तो जो होंगे टॉपिक वो उस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। थैंक यू।